मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी दिल से दिल की बात में आज एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ। क्षमा चाहूँगा कि कुछ आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। आज से पहले जब पिछले रविवार को हम चर्चा कर रहे थे 1960 से लेकर के 1965 तक के विषय की, उस समय कुछ विषय छूट गए जिनको मैं आज प्रमुख विषय थे उनको लेने का एक बार प्रयास कर रहा हूं कि जो 1960 से लेकर के 1965 तक के ही बीच के हैं, उन महत्वपूर्ण संस्मरणों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जो हमारे भारतीय लोकतंत्र के जो आम चुनाव हुए थे 1952 में, और वो 1952 से जब ये लोकतंत्र की परंपरा चली, उस समय भारत में 1952 में 86 संसदीय क्षेत्र ऐसे चुने गए थे जिन संसदीय क्षेत्रों में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो सांसद का चुनाव हुआ करता था और एक सामान्य वर्ग का सांसद चुन करके प्रतिनिधि बन के जाता था, एक अनुसूचित जाति का सांसद चुनाव बन करके जनप्रतिनिधि बन करके सदन में बैठता था। 1952 के चुनाव के उपरांत 1957 में जब दोबारा आम चुनाव हुए तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को थोड़ा संशोधन करके उन 86 स्थानों की जगह 92 स्थानों पर वह व्यवस्था लागू की गई कि 92 स्थानों पर जनप्रतिनिधित्व जो है एक ही संसदीय क्षेत्र से दो सांसद चुन करके जाएंगे। लेकिन 1957 के बाद जब इस व्यवस्था में विसंगतियां देखी तो जब तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के 1961 के मंत्रिमंडल ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला किया और 1961 से यह व्यवस्था खत्म कर दी गई कि पूरे देश में एक संसदीय क्षेत्र से दो जनप्रतिनिधित्व वाले नियम को खत्म कर दिया गया। और ये सन 1961 के बाद जब 1962 का तीसरी आम चुनाव की बात आई तो वहाँ पर ये सीधे सीधे एक संसदीय एक जनप्रतिनिधित्व का नियम लागू किया गया। उस समय तक जो हमारे देश में चुनाव हुआ करते थे, उस समय के चुनाव में कहीं पर भी जनता के बीच ये भाव नहीं था कि हम फर्जी मतदान करें या फर्जी कैप्चरिंग करें। लेकिन 1957 का जो एक स्वरूप सामने आया कि बिहार के आम चुनाव में बिहार के कांग्रेस नेताओं के दबाव में जो बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत की गई, उसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग ने ऐसा महसूस किया कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए भी व्यवस्था तय की जाए। इसलिए सब कुछ देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सन 1962 के आम चुनाव में पहली बार मतदाताओं के हाथों में मतदान करने के बाद स्याही लगाने का जो काम किया वो सन 1962 में शुरू हुआ। और वो स्याही उस समय तत्कालीन चुनाव में मैसूर से बन करके आई थी और वहीं पर मतदान को, फर्जी मतदान को रोकने का प्रयास वहीं से शुरू हुआ। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब फर्जी मतदान की या बूथ कैप्चरिंग की कल्पना आम समाज में सोची नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दौर एक ऐसा दौर था कि पूरा देश जो है एक क्रांति के दौर से गुजरा था और राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीय क्रांति का जो एक पूरा ज्वार जो था वो उस समय पूरे उबाल पे था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की जो कार्यशैली थी उससे धीरे धीरे 52 से लेकर के 62 तक के दौर में लोग उनसे धीरे धीरे अलग होते गए, अलग अलग राजनीतिक दल बनते गए और कहीं न कहीं उस व्यवस्था में जो खामियां नजर आने लगीं, उन खामियों को दूर करने का प्रयास तत्कालीन निर्वाचन आयोग में, तत्कालीन समाज के लोगों ने व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया। प्रथम चुनाव तक और प्रथम चुनाव के बाद दूसरी चुनाव तक समाज में जो भी प्रतिनिधि चुन करके जाते थे वो प्रतिनिधि या तो कांग्रेस से जुड़े हुए बड़े क्रांतिकारी या बड़े नेता हुआ करते थे, या जमींदार हुआ करते, या राजघराने के लोग हुआ करते थे, या धन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही वह सदन में पहुंचने का काम होता था, वही राजनीति में जनप्रतिनिधि बनकर के पहुंचने का काम होता था। लेकिन तीसरे आम चुनाव के बाद धीरे धीरे थोड़ा समाज के अंदर परिवर्तन हुआ, समाज के अंदर जागरूकता आई, विभिन्न राजनीतिक दलों ने समाज को
जागरूक करने का काम किया, और इसमें विशेष काम अगर शुरू किया तो भारतीय जनसंघ ने किया। भारतीय जनसंघ ने संगठन को मजबूत आधार प्रदान करते हुए, संगठन को महत्व देते हुए और संगठन के माध्यम से समाज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को एक सही दिशा देने के लिए, एक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ाने की दृष्टि से समाज में जो जनसंघ ने काम किया, वह काम धीरे धीरे 3 सीटें, 4 सीटें, 4 से 14 सीटें लेकर के जब हम समाज में आगे बढ़े, तो जनसंघ का काम था कि हम संगठन खड़े करेंगे, संगठन से समाज परिवर्तन करेंगे, समाज परिवर्तन से हम सत्ता परिवर्तन की बात सोचते थे। जनसंघ कभी उस दौर में सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ता था, वह केवल अपनी पहचान, अपने संगठन और समाज में अपने व्यापक प्रभाव को लाने के लिए चुनाव लड़ता था कि हमें भी लोग जाने कि हमारी विचार क्या है, हमारी धारा क्या है, और उस धारा को और प्रबल बनाने का काम करने के लिए उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे आचार्य देव प्रसाद घोष, पंडित दीनदयाल जी, आचार्य रघुवीर जी, जो हमारे सन 1963 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उस समय के तत्कालीन नेता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, चंद्र सिंह भंडारी रहे, और जो प्राचीन बड़े बड़े नेता रहे, वो सब पूरी कर्मठता के साथ समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करने के लिए कृतसंकल्प करके अपने घरों से निकल करके पूरे देश भर में फैले और जनसंघ का संगठन खड़ा करने का काम शुरू किया। 1962 के चुनाव के बाद जब 1963 में एक दुखद घटना हुई, और उस दुखद घटना में चुनाव के बाद जब हमारे जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्छ आचार्य रघुवीर जी का देहावसान हुआ, उसके बाद सन 1964 में देवी प्रसाद घोष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और 64 के बाद सन 1965 में बछराज व्यास जी को जो है जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उस समय तक पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, महाराष्ट्रीय महामंत्री संगठन के रूप में पूरे देश में दौरा करने का काम करते थे, और जनसंघ को बड़े व्यापक स्तर पर मजबूती के साथ धरातल पर खड़ा करने का काम करते थे। वो उनका एक विशेष जो सोच था कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश में परिवर्तन चाहते हैं, देश के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का ज्वार उठे, और उसके बाद संगठन, और संगठन से समाज परिवर्तन, और समाज परिवर्तन से सही दिशा में सत्ता परिवर्तन हो, इसको कृतसंकल्प होकर के काम करने के लिए वह टोली निकला करती थी। 1964 के बाद जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का देहावसान हो गया, उसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर जी शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, और वह भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उनका जो स्वरूप था, उनका जो व्यक्तित्व था, वह छोटे कद के होते हुए बहुत ही बड़े विशाल हृदय के व्यक्तित्व थे, और वो पूरा भारत उनके चरित्र में, उनके स्वरूप में समाया हुआ दिखता था, उनके अंदर भारत बोलता था। सन 1964 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में बने, उसी समय तत्कालीन जो एक दौर था, उस दौर में भारत बहुत सक्षम नहीं था, भारत विकासशील श्रेणी का देश था, और वहाँ पर अनाज उत्पादन की भी समस्या हुआ करती थी, और हमारे पास, हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या थी। उस खाद्यान्न की समस्या को निपटने के लिए अमेरिका से लाल गेहूँ PL 480 आयात हुआ करता था, और हम वो लाल गेहूँ खाने के लिए विवश हुआ करते थे जो अमेरिका में फेंक दिया जाता था, और वो भारत में आयात किया जाता था, और उसको हम लोग खाने के लिए विवश थे। लेकिन दुर्भाग्य से उसी बीच में 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में जो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने उस आक्रमण का पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया, और उस आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी, और उन्होंने, भारतीय सेनाओं ने उस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत की सेनाएं जो हैं पाकिस्तान की काफ़ी अंदर तक, सीमाएं तक, लाहौर तक लगभग पहुंच गईं। लेकिन जिस प्रकार का परिदृश्य विश्व में था, उस समय तत्कालीन अमेरिका के जो राष्ट्रपति लिंडन थे, उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाला कि युद्ध विराम कर दिया जाए, और उस युद्ध विराम के लिए जब लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर दबाव डाला, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस दबाव को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उनको सीधे सीधे ये धमकी दी गई कि अगर भारत युद्ध विराम नहीं करता है तो भारत उनके गेहूं की सप्लाई को बंद कर देगा, और भारत जो है भूखों मर जाएगा, किसी प्रकार की सहायता नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो ये
बुरे परिणाम इसके भोगने पड़ेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस अमेरिका के दबाव को नकारते हुए खुलेआम उनको विरोध किया और कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम इन सब चीज़ों का मुंहतोड़ जवाब नहीं देते। लेकिन जब विश्व समुदाय धमकी देता है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात बनती है। और भारत में एक चूँकि प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इस समस्या का समाधान करने का दृढ़ संकल्प लेकर के काम करना शुरू किया। वह एक दौर था जब देश में खाद्यान्न की समस्या थी, सारी चीज़ें थीं, लेकिन इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए इसके लिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के भारत रत्न थे और कांग्रेस के वह जीवट के नेता थे जो उनके जीवट का नेता आज भी हम नहीं पाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को जब हमने अपने प्रधानमंत्री के रूप में पाया तो निश्चित रूप से आज भी हम उनका नाम गर्व के साथ लेते हैं और मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के ऐसे भी नेता रहे जिनके नाम लेने में आज भी देश की जनता को, देश के समाज को गर्व होता है कि आज वो हमारे बीच न होते हुए भी हमारे जनता के हृदयों में बैठे हुए हैं। वह श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक प्रसंग जब मुझे पिछले 2016 की घटना है, वो प्रसंग हमें जब उस समय का जो 65 के युद्ध की प्रसंग की बात आई तो उनके बेटे आदरणीय सुनील शास्त्री जी ने वो प्रसंग मुझे सुनाया। तो उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जिनके कहने पर और करने में कोई अंतर नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारे बाबूजी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को चुनौतियों का सामना करने के लिए, उस नारा देने से पहले उन्होंने उसको अपने परिवार के ऊपर लागू करने का काम किया। 7 दिनों तक पूरे परिवार ने एक समय का उपवास रख करके भोजन किया। जब छोटे छोटे थे तो उस समय एक समय का भी भोजन उनकी माँ ललिता जी ने और बापूजी ने स्वयं व्रत रह करके ये सब देख लिया कि एक समय तक, एक सप्ताह तक कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार इस तरीके से रह सकता है। तब उन्होंने जनता के बीच वो आह्वान किया और वह दिन आज इतिहास का दिन है कि देश में आज भी उस आह्वान का पालन भारत की जनता बड़े गर्व के साथ करती है। वह दिन अक्टूबर 1965 में दशहरे का दिन था, जब दशहरे के दिन में दिल्ली के रामलीला मैदान से भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के जवानों से जय जवान और जय किसान का नारा दिया। देश को खाद्यान्न समस्या से निपटाने के लिए सोमवार का व्रत रहने का आह्वान किया और उस आह्वान को आज भी भारत की 135 करोड़ जनता तहे दिल से स्वीकार करती है और आज भी सोमवार के शंकर जी के शिवरात्रि का और शंकर जी के सोमवार का व्रत रह करके उस देश के उस महामानव की आवाज़ को स्वीकार करके आज भी मानती है। और उन्होंने उस लाल गेहूं को, लाल जो सड़ा हुआ गेहूं था उसको खाने की चुनौती, खाद्यान्न की समस्या को बखूबी निपटाने का काम किया। आज भी जय जवान जय किसान नारा देश का नारा बन गया, देश के जन जन की आवाज़ बन गई और आज भी वह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के मुखारबिंद से निकला यह नारा भारत का राष्ट्रीय नारा के रूप में आज पूरे जनता के हृदयों में स्थापित है और ये राष्ट्रीय नारा बन गया जो किसी प्रचार प्रसार से नहीं बना, किसी विज्ञापन से नहीं बना, किसी उससे नहीं बना। ये उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का प्रभाव था कि इतने वर्षों बाद भी जय जवान जय किसान भारत के बच्चे बच्चे के जवान में, दिलों में, आत्मा में बसा हुआ है। ये आवाज़, ये नेतृत्व, ये उनके कृतित्व का प्रकाश था जो आज हम सब देख रहे हैं। और हम सब उस जय जवान जय किसान के साथ साथ आगे की जब कड़ी बढ़ी तो जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का भी नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आया। हम सब उसको स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह सन 65 का एक कृत्य, एक दृश्य हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद है। हम सब इसको नमन करते हैं और ऐसे महामानव को हम आज के दिन लाइव अपना विनम्र श्रद्धांजलि या ब्रह्म कोटि नमन करते हैं कि ऐसे भी राजनेता अगर देश में बनते रहे तो निश्चित रूप से यह देश और भी गौरवशाली होगा। हम इसी
कड़ी को, यानी शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे। आगे की कड़ी में हम सन 1965 से 1970 तक के राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश, जय जवान, जय किसान। प्रणाम।